हेलो क्लास 10th। आज हम आपके क्लास 10th फिजिक्स का एक चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, फिर कुछ ह्यूमन आई से जुड़े हुए डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे प्रिज्म पे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वगैरह ये सब, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को लेक्चर्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लेक्चर रखेंगे इसका आपका ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई क्या होता है, ठीक है। और एक हम लेक्चर बना लेंगे इसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और प्रिज्म वगैरह वो सब है ना, तो हम ऐसे ऐसे लेक्चर्स अपने कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आएंगे ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स, ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे मेन फोकस करने का क्या है इसमें, ह्यूमन आई, क्या ह्यूमन आई। तो आओ बच्चों चलते हैं चैप्टर के फ्लो के हिसाब से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होती है, दिख रही है प्यारी प्यारी आंखें, दिख रही है ना। तो यही क्या होती है ह्यूमन आई, यही क्या है तुम्हारी ह्यूमन आई। तो पर तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसी फिगर नहीं दे रही, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में थोड़ी सी डिफरेंट फिगर दे रखी है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले पढ़ते हैं। ये क्या होता है, सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का, एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है ना। क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है इम्पोर्टेंट, क्या होता है इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। दूसरा, हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड एंड परसीव कलर्स। ये आपको पूरी दुनिया देखने में, अगर आपको कहीं मनाली वगैरह जाना है, पहाड़ देखने बढ़िया बढ़िया, पूरी दुनिया देखनी है, तो किसकी वजह से देख पाओगे आप वो दुनिया, अपनी आंखों की वजह से। और जितने भी कलर्स है उनको भी परसीव किसकी वजह से कर पाओगे, अपनी इसी आंख की वजह से, इसी आंख की वजह से इन कलर्स को परसीव कर पाओगे, है ना। ये क्या होती है, स्पेरिकल होती है शेप में। ये क्या होती है, स्पेरिकल होती है। रफली 24 मिलीमीटर्स का क्या होता है इसका साइज होता है। 24 मिलीमीटर्स का क्या होता है इसका साइज होता है, किसका, आपकी आई बॉल का। आपकी आई बॉल का मतलब 2.4 इंचेस, ठीक है ना, रफली 2.4 के अराउंड, ठीक है। आ जाओ भाई आगे चलते हैं। देखो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, सिलियरी मसल, बहुत सारी चीजें। इनको हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे और फिर हम इस फिगर में देखेंगे कि वो चीजें कहाँ कहाँ है और उनका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम अपना क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पर हमारा आई बॉल। तो देखो आई बॉल बताता है 2.3 सेंटीमीटर या 2.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली उसका साइज है। अप्रोक्सीमेटली क्या है, स्पेरिकल है। कैसी है, स्पेरिकल। यही डायग्राम तुम्हें दे रखा है बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में, यही डायग्राम दे रखा है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कॉर्निया क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें कॉर्निया क्या होता है आओ देखते हैं। कॉर्निया क्या होता है, थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउट मेम्ब्रेन, है ना। कॉर्निया क्या है, इसमें जो सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर मोस्ट, क्या सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, कॉर्निया। यहीं से सारी लाइट एंटर करती है, यहीं से सारी लाइट एंटर करती है। जो ज्यादातर रिफ्रैक्शन होना होता है वो यहीं पर हो जाता है। मतलब जो लेंस का जो मेन काम है रिफ्लेक्शन करना, वो ज्यादातर कहाँ पर ही हो जाता है, वो ज्यादातर कहाँ हो जाता है, कॉर्निया में ही हो जाता है, कॉर्निया ही कर देता है। जो तुम्हारे लेंस का बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट है ना, वही क्या है तुम्हारा कॉर्निया। क्या है बच्चों, कॉर्निया। चलो ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। ये आपकी प्रोटेक्ट करता है आपकी आईज को, किससे, डस्ट और जम से। डस्ट और जम से भी प्रोटेक्ट करता है कि बाहर से कोई चीज आपकी आंख में ना जाए। तो सबसे आउटर मोस्ट देखो, आ जाओ उसी फिगर में मिलते हैं। ये जो सबसे बाहरी जो लेयर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। चलो भाई ठीक है, कॉर्निया बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है तुम्हारा, प्यूपिल। उसके बाद क्या है तुम्हारा, प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल होता है ओपनिंग इन द आइरिस, ओपनिंग इन द आइरिस एंड एडजस्ट टू कंट्रोल लाइट एंटरिंग द आई। मतलब जो आपकी आंख है उसमें कितनी लाइट एंटर कर रही है, उसमें कितनी लाइट एंटर कर रही है, ये कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। चलो ठीक है, हाँ भाई ठीक है भाई, ठीक है। ये प्यूपिल, ये क्या है, प्यूपिल है, ठीक है ना। ओपनिंग इन द आइरिस। देखो आइरिस जो होता है आपका, आइरिस देखो,
ये आइरिस है, ये क्या है आइरिस, ठीक है ना। इसी के बीच में यहाँ पर क्या है प्यूपिल है, क्या है प्यूपिल, क्या है प्यूपिल। तो जो आपका प्यूपिल होता है ना वो कंट्रोल करता है कि आपकी आंखों में कितनी लाइट एंटर करती है। अब जैसे एक बिल्कुल डार्क रूम में हो आप, कहाँ पर हो डार्क रूम में, एकदम से बाहर जाओगे एकदम लाइट में जाओगे तो आपकी आंखें एकदम से ऐसे जो प्यूपिल है उसका साइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है। हाँ जी कम हो जाता है, क्या हो जाता है कम हो जाता है, ताकि लाइट एंटर ना करे एकदम से, ताकि लाइट एकदम से एंटर ना करे, लाइट कम एंटर करे, ठीक है। और लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे आप बिल्कुल लाइट भरे कमरे से एकदम अंधेरे में गए, एकदम अंधेरे में गए, तो उस टाइम पे आपकी जो प्यूपिल है उसकी साइज क्या होता है ओपन अप होता है, क्या होता है ओपन अप होता है, ताकि लाइट ज्यादा एंटर करे, आप अच्छे से देख पाओ, आप अच्छे से देख पाओ। चलो ठीक है भाई आ गया समझ, ठीक है। अब आइरिस क्या करता है, आइरिस का क्या काम है, आइरिस का बस इतना काम है, ये किसको कंट्रोल करता है प्यूपिल को, किसको कंट्रोल करता है प्यूपिल को, है ना। आइरिस का क्या काम है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। देखो ये तुम्हारा क्या था, आ जाओ वापस चलते हैं वहीं पर ही। हाँ देखो ये तुम्हारा क्या है आइरिस, क्या है ये आइरिस, और बीच में क्या है प्यूपिल। तो जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को क्या करता है कंट्रोल, इसको अगर कम कर देगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, उसका प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, लाइट कम एंटर करेगी। इसको बढ़ा देगा तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, लाइट ज्यादा एंटर करेगी। चलो ठीक है। एक तो मैं यहाँ से मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि कोई एक व्यक्ति है वो एकदम अंधेरे भरे कमरे से एकदम बाहर चला गया लाइट में, तो उसके कैसे इंक्रीज होगा साइज या डिक्रीज होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस, उसके बाद क्या है क्रिस्टलाइन लेंस, जो आपकी आंख होती है ना, जो ह्यूमन आई होती है उसके, ह्यूमन ही देख रहे हो ना सब वीडियो, ठीक है ना, कहीं कुत्ता बिल्ली वगैरह देख रहे हो, ह्यूमन से देख रहे हो पता नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये क्या होता है फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ, जो हमारा आंखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या है फ्लेक्सिबल है, फोकल लेंथ क्या है उसकी फ्लेक्सिबल। आगे जब भी मैं पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कभी वो पतला होकर के अपनी फोकल लेंथ को कम कर लेता है, मोटा हो गया फोकल लेंथ को बढ़ा लेता है, वो सब मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये क्या बनाता है रियल इमेज मतलब मिरर के पीछे बनाता है, लेंस के पीछे बनाता है, और इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी बनाता है, मतलब कैसी इमेज बनाता है उल्टी इमेज बनाता है। फिर हमारी ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेकर जाती है, फिर वो वहां से सीधी होकर दिखती है हमें इमेज, वो जो हम बाद में बढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो कैसी इमेज बनाता है उल्टी इमेज बनाता है, कैसी इमेज बनाता है उल्टी इमेज। ये जो बीच में जो इतना बड़ा सा लेंस दिख रहा है तुम्हें, यही क्या है तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस, यही क्या है तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस, ये दिख रहा है, ये जो लेंस है ये तुम्हारा क्या है क्रिस्टलाइन लेंस, क्या है क्रिस्टलाइन लेंस। अब अगला क्या है सिलेरी मसल, अभी प्यूपिल पढ़ा, प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है आइरिस, अब हमने क्या पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन लेंस, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है सिलेरी मसल, कौन कंट्रोल कर रहा है सिलेरी मसल, सिलेरी मसल एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है ना, जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, उसको मोटा या पतला कर देती है, ठीक है भाई। अगला क्या है रेटिना, अगला क्या है रेटिना, रेटिना का बस इतना सा काम है, रेटिना क्या करती है, रेटिना का बस इतना काम है, जो रियल एंड वेटेड इमेज है फॉर्म होती है कहाँ पर होती है रेटिना, रेटिना जो है पीछे पूरी स्क्रीन दिख रही है ना, जो ये पीछे पीछे पूरी स्क्रीन दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं रेटिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसी को रेटिना बोलते हैं, ठीक है। हैज लॉट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, इसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, ठीक है। सेल गेट एक्टिवेटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, है ना, जब भी इस पे जब भी रेटिना पे लाइट पड़ती है तो सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, सेल क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। दो तरीके के सेल है रोड और कोन्स, रोड और कोन्स, रोड्स कौन से सेल होते हैं विजन इन लो लाइट, जब आप लो लाइट में होते हो, जब आप लो लाइट में होते हो तो आपके रोड सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब आप हाई लाइट में होते हो तो आपके कोन्स सेल, कोन्स जो ऑप्टिक सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो रोड्स कब होंगे जब आप कहाँ पर हो लो लाइट में, और कोन्स जब आप हाई लाइट में, ठीक है ना। लाइट इंटेंसिटी और लाइट प्लस कलर विजन, है ना, ये कलर विजन, ठीक है। जब आप एकदम अंधेरे से मतलब जैसे उजाले में तो वहां पे कलर्स वगैरह तुम्हारी लाइट परसीव कर सके, वो कोन्स की वजह से कर पाते हैं, किसकी वजह से कोन्स की वजह से। तो ये पीछे की स्क्रीन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं रेटिना, क्या बोल रहे हैं रेटिना, ठीक है भाई आ गया समझ। अब अगला क्या है ऑप्टिक नर्व, अगला क्या है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है किसको ब्रेन को, किसको ब्रेन को। देखो रेटिना से कनेक्ट होकर यहाँ से कुछ नर्व्स आ रही है, कुछ क्या जा रही है नर्व्स आ रही है, इन नर्व्स को ही हम क्या बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, इन नर्व्स को ही हम क्या बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। नर्व फाइबर्स क्या होते हैं इसमें, नर्व्स फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन तक लेकर जाते हैं तुम्हारी इमेज को, ब्रेन तक लेकर जाते हैं इमेज को। फिर क्या है एक्वस ह्यूमर और एक क्या है विट्रस ह्यूमर,
एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। देखो इसमें देखो, ये तुम्हारा कॉर्निया है, ये तुम्हारा क्या है कॉर्निया, ये तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस, इसके बीच में जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसके बीच में जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस। कहां पर, लेंस के और कॉर्निया के बीच में, लेंस के और कॉर्निया के बीच में, लेंस के और कॉर्निया के बीच में। और यही आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है आपकी आई बॉल को। आई बॉल में जो कॉर्निया लेंस वगैरह ऐसे हो गए, इनको न्यूट्रिशन भी कौन प्रोवाइड करता है, एक्वस ह्यूमर। कौन, एक्वस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर आप पूछोगे विट्रस ह्यूमर क्या है, तो विट्रस ह्यूमर देखो बच्चों, ये जितना भी तुम्हें फ्लूइड दिख रहा है रेटिना के बीच में, रेटिना के बीच में और लेंस के बीच में सॉरी बच्चों, रेटिना के बीच, रेटिना के बीच में और लेंस के बीच में, रेटिना के बीच में और लेंस के बीच में जो ये पूरा फ्लूइड दिख रहा है, जो पूरा तुम्हें फ्लूइड दिख रहा है, जेल लाइक सब्सटेंस। कैसा, जेल लाइक सब्सटेंस, लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में, यही तुम्हारा क्या है, विट्रस ह्यूमर। यही तुम्हारा क्या है, विट्रस ह्यूमर। ये करता है सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है किसको, आपकी आई बॉल को, है ना। बीच में वो पूरा जो फ्लूइड है वो सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है इसकी आपकी आई बॉल को, है ना, ताकि उसका शेप वेप चेंज ना हो, है ना। उसको हेल्प करता है उसकी शेप में रहने के लिए, और उसको हेल्प करता है उसकी शेप को अपने साथ में, शेप में रहने में, तो उसकी हेल्प करता है। चलो भाई, हमने अपना आई का तो पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब है हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन है ना, पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब पावर, पावर मतलब एबिलिटी, है ना। अकोमोडेशन मतलब चेंज, अकोमोडेशन मतलब कुछ अडेप्ट करना, ठीक है। तो ये क्या था, एबिलिटी ऑफ आई, मतलब एक आई लेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज इज फोकल लेंथ, कि वो अपने फोकल लेंथ को कितने अच्छे से चेंज कर सकता है, मतलब फोकल लेंथ को कितना चेंज कर सकता है, यही उसकी पावर होती है, ठीक है। जब आपको कोई क्लोजर ऑब्जेक्ट, कुछ पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है, कहाँ का ऑब्जेक्ट बच्चों, पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है, तो आपकी सिलियरी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। सिलियरी मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये तुम्हारा लेंस है, अच्छे से बनाता हूँ बच्चों, ये तुम्हारा लेंस है, ये तुम्हारी सिलियरी मसल है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा, लेंस क्या हो जाएगा, थिक। ये देखो ऐसा हो जाएगा लेंस, ठीक है। जब लेंस थिक हो गया तो इसका जो कर्वेचर है, इसका जो कर्वेचर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कर्वेचर भी बढ़ जाएगा। तो इससे इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पावर क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, पास का ऑब्जेक्ट देखना तो पावर बढ़ेगी, फोकल लेंथ घटेगी। अब हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, अब हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। तो ये तुम्हारा लेंस है, ठीक है, ये तुम्हारी सिलेरी मसल है, क्या सिलेरी मसल, ये क्या करेगी, अब रिलैक्स हो जाएगी, क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, क्या करेगी, रिलैक्स। अब जब ये रिलैक्स करेगी तो आपका लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, पतला, ऐसा हो जाएगा लेंस, ऐसा, इतना पतला। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कर्वेचर कम हो जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, वो सॉरी इसकी पावर घट जाएगी। देखो पावर होता है 1/, फोकल लेंथ, 1/, फोकल लेंथ। अगर इसकी पावर घटेगी, इसकी पावर घटेगी, इसकी पावर घटेगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए कम हो जाएगी, पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए कम हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ, आपकी फोकल लेंथ, आपकी नहीं, आपकी आई साइड की आई, जो आपकी आईज है उसकी फोकल लेंथ। अब नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है। एक ह्यूमन आई की पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि रियल पॉइंट के, वो जो नियर पॉइंट है वो क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो नियर पॉइंट होगा, नियर पॉइंट मतलब जो सबसे पास का डिस्टेंस आपको दिख सके, मिनिमम ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, है ना। सबसे पास वैसे मतलब ऐसे आपने रखा बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पास जो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखे, सबसे पास जो ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखे वही आपका क्या है, नियर पॉइंट। क्या है, नियर पॉइंट। एक अच्छी ह्यूमन आई के लिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, मतलब आपका किसी भी ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तब आप उसको क्लियरली देख पाओगे एक हेल्दी आई के लिए, ठीक है। फार पॉइंट क्या होता है कि आप कितना दूर तक देख सकते हो, आप कितना दूर तक देख सकते हो। तो ये क्या होता है, फारदेस्ट पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट जिसको आप क्लियरली देख सकते हो। एक 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 हेल्दी आई के लिए, एक हेल्दी आई के लिए ये कितना होता है, इन्फिनिटी, कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब एक जो हेल्दी आई होती है वो कितना भी दूर देख सकते हैं, मतलब
उसका कोई अंत नहीं है बहुत दूर तक। जैसे हम सन को भी देख सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव में सन के लिए वो क्या है, हमारे लिए क्या है सन, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, किस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बट हम फिर भी उसको देख पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, इन्फिनिटी पे है, किस पे, इन्फिनिटी पे। तो फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर किसी भी अगर किसी भी अगर किसी भी आई का नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए या फार पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट। क्या बोले, हम देखेंगे कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों, डिफेक्ट्स। आंखों में जो आपकी ह्यूमन आई है उसमें एरर्स। तो सबसे पहला एरर क्या है, मायोपिया। क्या है, मायोपिया। नियर साइटेडनेस, जिसमें पास का तो दिखता है बट दूर का नहीं दिखता, जो तुम में से काफी बच्चों को होगा। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें हमें दूर का तो दिखता है, मतलब फार साइटेडनेस, दूर का तो दिखता है बट पास का नहीं दिखता। और ब्रेस्ट बायोपिया तो भैया इनको तो दोनों का ही नहीं दिखता, ना इनको दूर का दिखता है ना इनको पास का दिखता है। ये तुम्हारे दादा दादी में से किसी को बीमारी हो सकती है बट इनको दोनों जगह का नहीं दिखता, इनको दोनों जगह का ही नहीं दिखता है। तो देखो सबसे पहले हम लिया है आपके सामने मायोपिया। क्या लिया है, मायोपिया। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, क्या होता है इसका कॉमन नेम, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। तो देखो बच्चों क्या है, इसमें क्या होता है, कैन सी, अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब पास की चीजें तो आपको दिख जाती है। आप क्लास में बोर्ड के पास बैठे हो तो वो चीजें तो आपको दिख जाएगी, बट आप थोड़ा पीछे बैठ गए तो आपको चीजें नहीं दिख पाएगी, जो बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते क्लियरली, ठीक है। इसका नाम क्या है, नियर साइटेडनेस है। क्या है ना इसका नाम, कॉमन नेम, नियर साइटेडनेस। फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, इसका जो फार पॉइंट है, सबसे दूर देखने की क्षमता, वो इंफिनिटी से कम है, जस्ट जस्ट मतलब पहले, इंफिनिटी से जस्ट पहले, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, इमेज रेटिना पे बननी चाहिए, उससे पहले बन जाए तो ये क्या है, डिफेक्ट है। उस डिफेक्ट का नाम क्या है, मायोपिया। उसके बाद बने तो उस डिफेक्ट का नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इधर देखो, है ना, ये एक फार पॉइंट है मायोपिक आई का, किसका, मायोपिक आई का, ठीक है। मतलब ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी से पहले फार पॉइंट, ठीक है। एक मायोपिक आई कैसी होती है, ये देखो इंफिनिटी से लाइट्स आ रही है, रेज आ रही है लाइट्स की। जब ये जब ये इस लेंस पर आई तो इसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया, मतलब एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये इमेज को जो बाद में बननी चाहिए थी उसको पहले ही बना दे रहा है। देखो रेटिना, ये है रेटिना से कितना पहले इसने इमेज को बना दिया, ठीक है। अब इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं कि किस वजह से होती है, इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं। कॉजेस क्या है बच्चों, इसके एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस है उसका कर्वेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या है, बढ़ गया, किसका, आई लेंस का। दूसरा क्या, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो आपकी आई बॉल है उसका ही साइज बढ़ गया तो रेटिना पीछे चला गया, तो इमेज जहां बननी थी वहीं बननी थी, बट रेटिना ही पीछे चला गया तो क्या हो जाएगा, इमेज नहीं बन पाएगी, इमेज नहीं बन पाएगी। इसका बस एक ही करेक्शन है, कॉनकेव लेंस। क्या है इसका करेक्शन, कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव। देखो ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, इसके पहले क्या है, कॉनकेव लेंस, जो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। और फिर जब ये थोड़ा डाइवर्ज होके जाएगी तो जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ये इसको कन्वर्ट कर देगा, और हमें ये कॉनकेव लेंस इस पावर का लेना है कि ये उसको रेटिना पे बना दे, इमेज को किस पे बना दे, रेटिना पे, ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव लेंस किस में यूज होगा, मायोपिक आई में, तो मैं मान सकता हूँ कि आपको अभी तक मायोपिया पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है सर आ गया। तो चलो बच्चों आगे चल लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आपका टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोलते हैं, देखो ये इसका नाम लिखा हुआ है, फार साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता, पर पास का नहीं दिखता। देखते हो ना तुम्हारे मम्मी पापा जो चश्मा लगा हुआ थोड़ा ऐसे करके देखते हैं चीजों को, मतलब उन्हें पास का नहीं दिख रहा, उनको दूर का दिख रहा है,
मतलब उनका फार पॉइंट, जो उनका नियर पॉइंट है, वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, नियर पॉइंट बढ़ गया। तो नियर पॉइंट क्या होगा, मोर देन 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नियर पॉइंट है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नियर पॉइंट है, ठीक है ना। इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट पॉइंट बिहाइंड रेटिना, मतलब जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड रेटिना। देखो ये क्या है, हाँ ये नियर पॉइंट नॉर्मल ऑब्जेक्ट का यहाँ होता है, नॉर्मल पर्सन का, इनका क्या है पीछे, इनका क्या है पीछे, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई कैसी होती है, देखो ये नियर पॉइंट है उसका, तो जब यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पास में, ठीक है, जब जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है वहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो कर्वेचर है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इतनी पावर नहीं है कि इसको रेटिना पे कर दे, तो इसके पीछे हो रहा है, रेटिना से भी पीछे इमेज बन रही है, रेटिना से भी पीछे इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो देखो कोजेस क्या होंगे, फोकल लेंथ ऑफ आई इज टू लॉन्ग, मतलब फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या है, कम, पावर क्या है, कम, पावर क्या है, कम है, फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। आई बॉल इज टू शॉर्ट, मतलब जो आई बॉल है वो क्या है, बहुत छोटी है, आई बॉल क्या है, बहुत छोटी है। तो जो रेटिना था वो पहले आ गया, तो फार पॉइंट जो रेटिना था पहले आ गया, तो इमेज क्या बन गई, पीछे बन गई, रेटिना से पीछे बन गई है, ठीक है भाई। करेक्शन क्या कर दोगे इसका, कॉन्वेक्स लेंस, क्या, कॉन्वेक्स लेंस, मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, रेस गई, इसने थोड़ा कन्वर्ज कर दिया, इसने थोड़ा कन्वर्ज कर दिया, और बाकी थोड़ी और जान लगा के ये कन्वर्ज कर देगा, तो इमेज कहाँ बन जाएगी आपकी, रेटिना पे, कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे। तो मैं मान सकता हूँ आपको हाइपरमेट्रोपिया भी आपका समझ आ गया होगा। जी सर बिल्कुल आ गया। तो चलो बच्चों बिना किसी वक्त को जाया करें हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिफेक्ट पे, जो कि क्या है, प्रेस बायोपिया। क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, अकर्स विद एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, तुम्हारे दादा दादी है उनकी एज ज्यादा है, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है टू रीड और सी ऑब्जेक्ट्स नियर, मतलब ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब वो ना अच्छे से देख पाते, ना दूर की चीजों को, ना पास की चीजों को। मैनी एल्डरली पीपल होल्ड बुक्स एट अ डिस्टेंस व्हाइल रीडिंग, जब भी तो देखते हो ना, ऐसे करके देखते हो वो, हाँ ऐसे करके, फोन भी ऐसे करके चलाते हैं मेरे दादाजी तो ठीक है ना बच्चों। चलो आगे चलते हैं। कोजेज, कोजेज देखो, कोजेज क्या है, वीक सिलियरी मसल। अब जो सिलियरी मसल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, सिलियरी मसल किसको कंट्रोल करती है, पावर ऑफ लेंस को, किसको, पावर ऑफ लेंस को, उसको मोटा करके या उसको पतला करके, थिन करके या थिक करके, ठीक है। अब उनकी सिलियरी मसल्स ही वीक हो गई, उनकी सिलियरी मसल्स भी वीक हो गई एज के साथ साथ, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो लेंस है वो भी थोड़ा सा डिफेक्ट हो चुका है, ठीक है। डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, मतलब जो आई लेंस है वो रिजिड हो गया, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है। इसकी करेक्शन क्या है बच्चों, इसकी करेक्शन है बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस, मतलब जिसमें क्या हो, कॉन्वेक्स मिरर भी हो और कॉनकेव मिरर भी हो, कॉन्वेक्स मिरर भी हो और कॉनकेव मिरर भी हो। तो देखो ये देखो, यहाँ पर कौन सा लेंस होगा, नीचे नीचे, मतलब देखो कोई भी एक पर्सन है, जब वो ऐसे सीधी सीधी आप करता है तो वो दूर की ऑब्जेक्ट देख रहा होता है, और नीचे करके क्या करता है, पास के ऑब्जेक्ट देख रहा होता है। क्या देख रहा होता है, पास के ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नीचे, नीचे क्या होगा, जिसको पास का नहीं दिख रहा होगा उसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो नीचे कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। और जो ये ऊपर वाली साइड है, जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो मैं मान सकता हूँ बच्चों कि आपको जितने भी तीनों डिफेक्ट्स, आपके जो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है वो तीनों ही समझ आ गए होंगे, तीनों ही समझ आ गए होंगे। तो एक लास्ट इफेक्ट मैं और बता देता हूँ, जो कि क्या है, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हिंदी में आप बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है आंखों का, वो मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है। देख रहे हो आप, देख रहे हो ऐसे क्लाउडी हो, ये व्हाइट व्हाइट हो गए, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट, मोतिया, मोतिया बिंद। क्या बोलते हैं, मोतिया बिंद, ठीक है ना। इससे एक मेम्ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है उसके ऊपर, आपके लेंस के ऊपर, किसके ऊपर, लेंस के ऊपर। तो इसी को क्या बोलते हैं, मोतिया बिंद। ये किसको होती है, ओल्ड एज पीपल्स को। किसको होती है, ओल्ड एज पीपल्स। देखते हो ना लोग फिर आंख बनवाते हैं ना, वो सब, ठीक है। तो ओल्ड एज पीपल को ही होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने अपने सारे के सारे डिफेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया, अपने सारे के सारे डिफेक्ट्स को कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं प्रिज्म की तरफ, अब हम चलते हैं प्रिज्म की तरफ, ठीक है ना। बस थोड़ा सा रह गया हमारा, प्रिज्म वाला एरिया कवर कर लेंगे, फिर अपना रेनबो वाला कर लेंगे। उसके बाद में हम कल के लिए अपना छोड़ देंगे, आपके कल के लिए छोड़ देंगे जितना भी हमारा एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, जितना भी हमारा एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन है
उसको हम कल के लिए छोड़ देंगे। तो देखो बच्चों, प्रिज्म को देखो, इसको देखो, प्रिज्म को, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म होता है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम जिसमें क्या हो, दो ट्रायंगल हो, क्या हो, दो ट्रायंगल हो और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस हो, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस हो। एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है ऐसे करके, एक ये रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, नीचे भी रेक्टेंगुलर, इधर ट्रायंगुलर, उधर ट्रायंगुलर, ठीक है ना। देखो ये ट्रायंगल है, इसके पीछे ट्रायंगल है, तो ये दो ट्रायंगल हो गए, एक इधर रेक्टेंगल, एक इधर रेक्टेंगल और एक इधर रेक्टेंगल। यही क्या है तुम्हारा प्रिज्म, यही क्या है तुम्हारा प्रिज्म। अब सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? तो ये जो दो 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 तुम्हारे क्या है, दो तुम्हारे जो वो है, ये जो दो तुम्हारे रेक्टेंगल है इनके बीच का, दो लेटरल सरफेस के बीच का एंगल, यही क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो बच्चों यही क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये सब देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं जिसमें हमने अगले पेज में इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रखा है आपके प्रिज्म को। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं, जो प्रिज्म है, जो प्रिज्म है वो लाइट को बेस की तरफ बेंड करता है। किसकी तरफ? बेस की तरफ। वाला गाना सुना, बेबी को बेस पसंद है, तो यहाँ पे बेबी का नाम क्या है? प्रिज्म। और प्रिज्म का क्या पसंद है? बेस। तो लाइट को बेस की तरफ बेंड करती है। किसकी तरफ? बेस की तरफ। हंसना नहीं बच्चों, हंसना नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो ये लाइट गई, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाती है, क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट जाती है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हो। ये क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जानी तो ऐसे चाहिए थी, जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधा, बट जाएगी कहाँ पर? बेस की तरफ। किस तरफ बैंड हुई? बेस की तरफ। किस तरफ बैंड हुई बच्चों? बेस की तरफ। ठीक है सर, फिर सीधा जाएगी, फिर सीधा जाएगी। अब नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे, ये क्या है? एंगल ऑफ, ये क्या है? एंगल ऑफ तुम्हारा वो इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी यहाँ पे क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, है ना। तो फिर किसकी तरफ बैंड हो गई है? बेस की तरफ। फिर किसकी तरफ बैंड हो गई? बेस। तो ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा बेस है। इधर सीधी जानी थी, बेस की तरफ बैंड हो गई, यहाँ पे सीधी जानी थी, बेस की तरफ बैंड हो गई। किस तरफ? बेस की तरफ। जब आप इन्हीं लाइन को रिट्रेस कर दोगे, क्या कर दोगे? रिट्रेस कर दोगे, तो यहीं पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या? एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और जहां से आपकी लाइट बाहर निकलेगी, प्रिज्म से बाहर निकलेगी, वहां नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वहां पे क्या आएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो बच्चों यही आपका प्रिज्म है। और जो ये आपको मैंने डायग्राम बताया, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए है बच्चों। किसके लिए है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी लाइट होती है? जो सिंगल कलर की लाइट होती है। किस कौन सी कलर की? सिंगल कलर की। यहाँ पर मेरा मतलब व्हाइट लाइट से बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, मैं सिंगल कलर की बात कर रहा हूँ। व्हाइट लाइट में तो रेनबो बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, वो हम अगले केस में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने जितना आपको पढ़ाया उससे आपको ये सब पता लग गया होगा, ये सब पता लग गया होगा, ठीक है भाई। अब एक सेकंड में बस पीछे स्लाइड में आपको एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ ना लिखे हुए पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो देखो इधर देखो, क्या है? प्रिज्म, प्रिज्म बेंड्स लाइट टुवर्ड्स बेस, टुवर्ड्स बेस। और दूसरा मैंने क्या बताया था? ये जो डायग्राम है ये किसके लिए है? मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। किसके लिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। देखो डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन होता है कि किसी भी लाइट का बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाना, है ना। जैसे जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म एक व्हाइट लाइट को बहुत सारे कलर्स में डिवाइड कर देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड प्रिज्म। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म नहीं, सॉरी, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्जन। ये क्या होता है? फिनोमेना होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। क्या होता है? व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जब वो पास करती है प्रिज्म से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। किस में पास करती है? विबग्योर में। किसमें? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, सॉरी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड।
तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना, विबग्योर, विबग्योर से आप इसको याद कर सकते हो। तो देखो ये क्या है बच्चे, व्हाइट लाइट है, क्या है, व्हाइट लाइट है। जब ये गई, जब ये गई किसमें, प्रिज्म, किसमें, प्रिज्म, इसको जाना तो सीधा सीधा, ये बेंड करेगी बेस की तरफ, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। और ये फिर दोबारा बेंड करेगी, तो ये व्हाइट लाइट एक स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम क्या होता है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स। तो देखो इन कलर्स कौन से हैं, विब ग्योर, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बच्चों ये जरूरी था इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि तुम्हें आगे भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। तो देखो न्यूटन जी जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था प्रिज्म को लेके, न्यूटन जी ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था प्रिज्म को लेके, जो कि आपको बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से वो प्रूव करना चाहते थे कि जो एक सनलाइट है वो क्या होती है, व्हाइट कलर की होता है, मतलब एक जो व्हाइट कलर की लाइट होती है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक व्हाइट लाइट ली, एक क्या ली बच्चों इन्होंने, व्हाइट लाइट, क्या ली बच्चों, एक व्हाइट लाइट ली। व्हाइट लाइट को उन्होंने पास किया प्रिज्म से, तो 7 अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में पास हो गई। फिर उन्होंने यहाँ पर एक प्रिज्म उल्टा करके रख रखा था, लेटरली, लेटरली प्रिज्म रख रखा था, एक उल्टा प्रिज्म रख रखा था। तो जब इसमें 7 लाइट गई, जब इसमें 7 कलर की लाइट गई, तो इसने उसको कन्वर्ट कर दिया एक लाइट में, जो कि है व्हाइट लाइट, जो कि है व्हाइट लाइट, और वो व्हाइट लाइट की स्क्रीन पे ऑब्टेन भी हो गई। तो बच्चों ये क्या है तुम्हारा, न्यूटन जी का एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन जी का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आप वो ये प्रूव करना चाहते थे कि एक व्हाइट लाइट में 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, और जब 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मिलते हैं तो उनसे मिलकर एक व्हाइट लाइट बनती है, ठीक है ना बच्चों। बस इतना सा न्यूटन जी का समझाना चाहते थे वो ये करके एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बस यही है, बस इतना ही है। तो देखो लास्ट चीज जो हम इस चैप्टर और इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि है रेनबो फॉर्मेशन, जो कि है रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो हमारा कैसे फॉर्म होता है वो तुम जान लो। एक रेनबो क्या होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, जो कि स्काई में अपीयर होता है आफ्टर रेन शावर, आफ्टर रेन शावर। जब रेन शावर होती है तो उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना, वाटर के, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं बच्चों, प्रिज्म की तरह। और वो क्या क्रिएट कर देते हैं, 7 कलर का स्पेक्ट्रम, जिसको हम क्या किस नाम से जान लेते हैं, रेनबो, किस नाम से, रेनबो। इट इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट के डिस्पर्शन से, जो कि किसमें हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स में, जो कि स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, सन है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा प्रिज्म बनेगा, वो हमेशा रेनबो बनेगा। जो रेनबो है वो सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, और प्रिज्म की तरह यहाँ पर कौन एक्ट कर रहा है, तुम्हारी वाटर की ड्रॉपलेट, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ सन है, यहाँ क्या है, सन, ये रहा सन, बना देता लो, सन है। सन से व्हाइट लाइट गई किसमें, रेन ड्रॉप में। रेन ड्रॉप किसकी तरह एक्ट कर रहा है, प्रिज्म की तरह, किसकी तरह, प्रिज्म की तरह, ठीक है। यहाँ से व्हाइट लाइट गई, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्पर्सन, क्या हो रहा है, डिस्पर्सन। तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक रेनबो फॉर्मेशन में क्या क्या फिनोमिना काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्सन। और जब यहाँ पर एक प्लेन वेयर की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, इस तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। और यहाँ से यहाँ क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन। और यहाँ से लाइट तुम्हारी बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर तुम ऑब्जर्वर, क्या हो तुम, ऑब्जर्वर, क्या हो, ऑब्जर्वर। और तुम्हें यहाँ से रेनबो फॉर्म होता दिखेगा, रेनबो फॉर्म होता दिखेगा। लो तुम्हारे पलके भी बना देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो यहीं से आपको पता लग जाता है कि एक रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। व्हाइट लाइट गई ड्रॉपलेट में, जो कि ड्रॉपलेट में डिस्पर्सन के थ्रू गई, 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। इन 7 कलर्स को क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो। यहाँ पर इन दिस मोमेंट ऑफ टाइम क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। फिर वो जब वहां के उसके सरफेस में, वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर वाले सरफेस में जाके लगेगी, तो वहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फिर वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रेज बाहर आ जाएगी। तो जब भी हमें सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रिज्म दिखता है, तो आपको जो तुम्हारा वो है रेनबो इस तरफ दिखेगा, सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, सनलाइट के
अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हर एटमॉस्फेयर की लेयर में टेम्परेचर क्या होता रहता है, कम होता जाता है। टेम्परेचर क्या होता रहता है, कम होता जाता है। मतलब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो मीडियम्स में भी चेंज आ रहा है, तो लाइट क्या होती रहती है, बेंड होती रहती है। क्या होती रहती है, बेंड होती रहती है ना। रिफ्रैक्शन होता रहता है। क्या होता रहता है, रिफ्रैक्शन। द एयर इन एटमॉस्फेयर इज नॉट सेम टेम्परेचर, हर जगह पर सेम टेम्परेचर नहीं होता है। सम ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर कोल्ड, कुछ लेयर क्या होती है, कोल्ड होती है, और कुछ लेयर क्या होती है, हॉट होती है। क्या होती है, हॉट होती है। ठीक है, इसी वजह से सेम क्या आ जाती है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी आ जाती है सेम एटमॉस्फेयर में। मतलब एटमॉस्फेयर में ऑप्टिकल डेंसिटीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसी की वजह से लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है, और बेंडिंग ऑफ लाइट भी उसी वजह से होती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, स्टार वैसे यहाँ पर है, बट उसकी एपरेंट पोजीशन आपको यहाँ दिख रही है, क्योंकि यहाँ से बेंडिंग 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 हो रही है, इसकी वजह से एपरेंट पोजीशन आपको दिखाई देती है। तो बहुत तरीके के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। आओ सबसे पहला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं वहां पे किसी ने बटन दबा रखा है कि स्टार की लाइट ऑफ हो जा, स्टार की लाइट जल जा, ऐसा तो नहीं होता बच्चों, ऐसा तो नहीं होता। अब देखते हैं होता कैसा है। देखो ये आपका स्टार है, ये आपका स्टार है। जब इसकी लाइट यहाँ पर आ रही है तो ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से लाइट क्या होती रहती है, लाइट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है ना। और इसी के अंदर बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स है। क्या है, पार्टिकल्स है। तो वो कभी पार्टिकल्स इसके बीच में आ जाते हैं, पार्टिकल बीच में आ जाते हैं, तो लाइट के बीच में कभी ये पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से लाइट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लाइट थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो जब वो पार्टिकल्स आते हैं तो लाइट रुक जाती है, फिर वो हट जाते हैं, फिर से हमें लाइट दिखती है। तो उसी की वजह से वो ट्विंकलिंग होती है, उसी की वजह से वो ट्विंकलिंग होती है। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसी की वजह से स्टार की लाइट क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है और डिक्रीज होती रहती है। एटमॉस्फेयर में जो चेंज आते रहते हैं उसी की वजह से स्टार की लाइट क्या होती है, कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। तो उसी की वजह से हमें क्या लगता है कि क्या हो रही है, ट्विंकलिंग हो रही है। क्या हो रही है, ट्विंकलिंग हो रही है, किसकी, स्टार की, किसकी, स्टार की। तो बच्चों यही रीजन है किसका, स्टार के ट्विंकल करने का। देखो लाइट आ रही है, लाइट आई, यहाँ से क्या हो गई, क्या हो गई, एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो यहाँ से जब ऐसे मुड़ गई तो लाइट कम हो गई, फिर दोबारा तुम्हारी आंखों की तरफ दिखी तो लाइट बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। तो इसी की वजह से आपको क्या दिखता है कि स्टार क्या हो रहे हैं, ट्विंकल हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। और जो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। बट प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते। देखो बच्चों, स्टार जो है ना, ये अर्थ है, स्टार अर्थ से बहुत दूर है, फार, फारदेस्ट है ना, फारदेस्ट है, मतलब बहुत दूर है। क्या है, बहुत दूर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं, पॉइंट सोर्स की तरह। तो यहाँ से जो लाइट आती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है रिफ्लेक्शन की वजह से, तो ये टिमटिमाते हैं, तो ये टिमटिमाते हैं। बट जैसे अगर स्टार दूर से ऐसा दिख रहा है तो प्लैनेट इतनी पास है, प्लैनेट इतनी पास है, तो प्लैनेट एक बिग ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्लैनेट एक बिग ऑब्जेक्ट, तो ये टिमटिमाता नहीं है, ये स्टार के कंपैरिजन में एक पॉइंट सोर्स नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है स्टार से, इसलिए ये टिमटिमाता नहीं है, इसलिए प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। The continuously changing atmosphere is able to cause variation in light coming from a point size star. स्टार क्या है, पॉइंट साइज है। बट प्लैनेट का क्या है, बिग साइज है, प्लैनेट का क्या है, बिग साइज है, इसकी वजह से वो ट्विंकल नहीं करता। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है, why do planets not twinkle, why do planets not twinkle। अब देखो, स्टार सीन हायर देन दे एक्चुअली आर, मतलब स्टार है, अगर जहां पर आपको स्टार दिख रहा है, स्टार वहां नहीं है एपरेंट पोजीशन, स्टार उसकी जो रियल पोजीशन है वो थोड़ी नीचे है, थोड़ी नीचे है। तो ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन है किसकी, स्टार की। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे और बड़ा करके लिख रखा है, ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन है किसकी, स्टार की, किसकी, स्टार की। लाइट यहाँ से सीधी सीधी आई, फिर बेंड हुई, फिर बेंड हुई, और बेंड हुई, और बेंड हुई, और बेंड हुई, और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा कि स्टार क्या है, सामने है, स्टार का है सामने, बट स्टार किधर है, उससे थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा नीचे है, उससे थोड़ा नीचे है। और थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी में क्या लिखा है। When a starlight enter Earth atmosphere, it passes through the layer of
एयर, ये लेयर ऑफ एयर से पास थ्रू कर रही है, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर और डेंसिटी से क्या हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज आ रहा है किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और इसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, लाइट्स का टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। और इसी बेंडिंग की वजह से हमें क्या पोजीशन दिखती है, अपरेंट पोजीशन दिखती है किसकी, स्टार की, किसकी, स्टार की। अब मेरे आंखों में लाइट ऐसी आ रही है सीधी, तो मैं तो ये समझूंगा कि सामने से ही लाइट आ रही है, मैं तो ये समझूंगा कि सामने से लाइट आ रही है। मुझे क्या पता वो बैंड हो करके आ रही है मेरे पास में, मैं तो समझूंगा मेरे पास सामने से लाइट आई है। तो इसी की वजह से क्या आती है, एपरेंट पोजीशन हमें दिखाई देती है किसकी, स्टार की। एपरेंट पोजीशन हमें किसकी दिखाई देती है, स्टार की, किसकी, स्टार की। चलो भाई आगे चलते हैं। अब क्या होता है, एडवांस में आपको सनसेट दिखता है, सनराइज दिखता है और सनसेट दिखता है। एडवांस में सनसेट दिखता है और डिले होता है सनराइज में। 2-2 मिनट का फर्क होता है बच्चों, कितने कितने मिनट का, 2-2 मिनट का। तो देखो इसके सबसे, ओ सॉरी सॉरी बच्चों, मेरे पे अलग से मैंने बना रखा, तो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो ये आप ऑब्जर्वर हो, नन्हे मुन्ने बैठे हो आप आराम से, ये ऑब्जर्वर हो, ठीक है, आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। ये क्या है, आपका होराइजन है, क्या है ये आपका होराइजन, है ना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं सीधा देख सकता हूँ, तो मेरा होराइजन है, क्या है बच्चों, होराइजन है। अब सन आपका यहाँ पर है, सन आपका यहाँ पर है, मतलब होराइजन से नीचे है, होराइजन से नीचे, मतलब अभी सनराइज हुआ नहीं है, हमें दिख रहा है एडवांस में, अभी सनराइज हुआ नहीं है बट हमें एडवांस में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये लाइट ऐसे सीधी 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 आई, सीधी सीधी आई, है ना, और ये ऐसे बेंड हो जाएगी, क्या बेंड होकर के आपको दिखेगी, मतलब लाइट ऐसे सीधी आके बेंड होकर आपको दिखेगी। बट और आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि सन कहाँ है, इधर है, कहाँ है, इधर है, कहाँ है, इधर। लेकिन आपकी आंख में ऐसे आए ना, वो ऐसे आए तो आपको लगेगा इधर ही है, किधर है, इधर है। तो यही क्या होती है, एपरेंट पोजीशन होती है किसकी, सन की, किसकी, सन की, किसकी, सन की। जब सनसेट होता है तब भी ऐसा होता है, जब सनसेट होता है तब भी ऐसा होता है कि सन नीचे जा चुका है बट आपको ऊपर दिख रहा है। तो 2 मिनट जल्दी दिखता है सन हमको, और 2 मिनट ज्यादा भी दिखता है, मतलब दिन में 4 मिनट हम सन को ज्यादा देख पा रहे हैं, दिन में 4 मिनट हम सन को ज्यादा देख पा रहे हैं। देखो ऐसा ही कुछ लिखा है, द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, हम सन को 2 मिनट पहले देख सकते हैं सनराइज के, और 2 मिनट बाद में देख सकते हैं सनसेट के, 2 मिनट बाद में देख सकते हैं सनसेट के। द एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस व्हेन द सन इज अबव द होराइजन, असली रिफ्लेक्शन, असली सनराइज कब होता है, जब अबव होराइजन आ जाता है। लेकिन हमें रिफ्लेक्शन की वजह से क्या दिख जाता है, वो पहले ही दिख सकता, दिख जाता है, पहले ही दिख जाता है। और सनसेट कब होता है, जब वो होराइजन से नीचे चला जाता है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से हमें बहुत देर तक वो दिखाई देता रहता है, बहुत देर तक वो हमें दिखाई देता रहता है। तो यही क्या है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये भी हो रहा है। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्या है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो क्या रहा है, द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्टिकुलर फिनोमेना इन नेचर। देखो जैसे टिंडल इफेक्ट है, वो भी किसका एग्जांपल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है जो एयर में या किसी भी चीज में पार्टिकल्स है, किसमें है, पार्टिकल्स। अब देखो ऐसे तुम्हारा कमरा होगा, एक छोटी सी जगह से रोशनी आ रही है उस कमरे में, एक छोटी सी जगह से रोशनी आ रही है, तो उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो उसके साथ कोलाइड कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, और वही हमें क्या दिखता है, स्कैटरिंग दिखती है, वही हमें क्या दिखती है, स्कैटरिंग। वो सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, उसमें लाइट टकरा टकरा के अच्छे से फैल जाती है, क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसी के एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, एक ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, मतलब वाटर का कलर डीप सी में ब्लू कलर का क्यों होता है, द रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, जब सनराइज होता है सनसेट होता है तो वो रेड कलर का क्यों दिखता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। आ जाओ अब हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट कौन सा है बच्चों, टिंडल इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट कौन सा, टिंडल इफेक्ट। कौन सा, टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब लाइट के पाथ में जो पार्टिकल्स है उससे स्कैटर जब लाइट होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो देखो ये वही है कि एक बीम ऑफ लाइट डस्टी रूम में जब एंटर करती है विंडो के थ्रू, तो उसका पाथ को क्या कर देती है, विजिबल कर देती है, पाथ को विजिबल कर देती है। तो बच्चों स्क्रीन पोज करके 1 सेकंड आप इसको पढ़ लो, ठीक है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो चलो अब आगे चलते हैं। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। देखो अब यहां से सन की रेज आई, सन की रेज आई, सन की रेज यहां से आई, सन की रेज आती है,
सातों कलर अपने साथ लाती है। पता है ना व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर का बैंड होता है जिसको विबग्योर बोलते हैं। तो व्हाइट लाइट आती है तो वो 7 कलर लेकर आती है। तो ये सारे कलर तो सीधे चले जाते हैं, सारे कलर तो सीधे चले जाते हैं, बट इसमें एक कलर जो है जो कि क्या है, ब्लू। ब्लू की क्या होती है, ब्लू कलर सबसे कम, सबसे ज्यादा डेविएट करता है, सबसे ज्यादा डेविएट करता है ना। देखो यहाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है द ग्रेटर द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स मेक द स्काई अपीयर ब्लू ऑन अ क्लियर डे। देखो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, सनलाइट गेट्स स्कैटर बाय स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सनलाइट को स्कैटर कर देती है ना। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जो स्कैटरिंग है, जो आपकी स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, किसके, वेवलेंथ के। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी उसकी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। तो हमें पता है ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, क्या होती है, सबसे कम होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है ना। तो इसी की वजह से सबसे ज्यादा क्या करेगा, डेविएट करेगा, क्या करेगा, डेविएट करेगा। देखो वायलेट और ये कलर सबसे ज्यादा डेविएट करता है, जिसकी वजह से स्काई का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और बाकी जो ये जितने भी कलर बचे, ये जितने भी कलर बचे, यही सब मिलके हमें किसकी कलर, किसकी लाइट दिखाते हैं, सनलाइट, किसकी, सूर्य की किरणें दिखाते हैं, जो कि थोड़ी सी येलो कलर की होती है, थोड़ी सी येलो कलर की होती है, क्योंकि इसमें ऑरेंज, येलो और ब्लू थोड़ा ज्यादा है, ग्रीन फिर भी थोड़ा कम है, तो इसलिए हमें कैसा दिखती है, येलो कलर की दिखती है। कैसी दिखती है, येलो कलर की। तो देखो बच्चों, ये स्काई का कलर को ब्लू ऐसे कर देती है एक क्लियर डे में, एक क्लियर डे में, ठीक है। आ जाओ भाई और देखते हैं। अब अगला हमारा रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। मतलब सनराइज पे और सनसेट पे रेड कलर का क्यों दिखता है हमें सन, रेड कलर का क्यों दिखता है हमें सन, है ना। अब देखो ये तुम्हारा सन है, ये तुम्हारा सन है, ये तुम्हारा सन है, ये तुम्हारी अर्थ है ना। अर्थ इस कलर की ले लो, ये अर्थ है, ये होराइजन है, ठीक है, ये होराइजन है। होराइजन यहाँ नहीं लेते, होराइजन यहाँ ले लेते हैं, होराइजन हम यहाँ ले लेते हैं, है ना। अभी होराइजन से नीचे है, होराइजन से नीचे है, तो मतलब सनलाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, सनलाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। अब ट्रेवल ज्यादा कर रही है, ट्रेवल ज्यादा कर रही है, तो ज्यादा ट्रेवल कर रही है, तो जो रेड कलर है, जो रेड कलर है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है ना। अब देखो रेड कलर यहाँ पर स्कैटर नहीं करेगा, रेड कलर यहाँ पर स्कैटर नहीं करेगा, बाकी सारे कलर स्कैटर कर जाएंगे, बाकी सारे कलर स्कैटर कर जाएंगे। सिर्फ यहाँ तक कौन सा कलर पहुंच पाएगा बच्चों, रेड कलर। कौन सा कलर पहुंच पाएगा, रेड कलर। कौन सा, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा, सबसे क्या है, ज्यादा। तो इट ट्रेवल्स लाइट एट अ मच लॉन्गर, बहुत ज्यादा लॉन्गर पाथ होता है ना, अर्थ का एटमोस्फेयर टू द रिच ऑब्जर्वर कंपेयर टू नून ड्यूरिंग द डे और लॉन्ग जर्नी, है ना। दिन में और रात के टाइम में, सनसेट और सनराइज के टाइम में ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए उस टाइम तक सिर्फ जो व्हाइट कलर है जिसकी रेड कलर है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, रेड कलर जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, वही यहाँ तक पहुंच पाता है, और वही सन को कैसी अपीयरेंस देता है, रेडिश अपीयरेंस देता है सनसेट और सनराइज के टाइम, सनसेट और सनराइज के टाइम। तो बच्चों आज तो मेरे को बात बताओ, तुम्हें आज मैंने नेचर के बहुत फिनोमेना सिखाए कि आपका स्काई ब्लू कलर का क्यों है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेड कलर का क्यों हो जाता है सन, है ना। और मैंने आपको और भी चीजें सिखाई, जैसे कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आइंदा कोई बच्चा, कोई छोटा बच्चा आपसे पूछे ना कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप उसको अच्छे से बता सको। आपकी मम्मी बोले कि तारे टिमटिमा रहे, आपकी दादी जी है, तो आप बोलना बच्चों की ये हमारी दादी नहीं है, ये कौन कर रहा है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कर रहा है। आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा आपने, ह्यूमन आई चैप्टर में, कहाँ पढ़ा, ह्यूमन आई चैप्टर में। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं अपनी थैंक यू वाली स्लाइड पर, ठीक है। बच्चों को ना सबसे ज्यादा वेट ना इसी स्लाइड का रहता है, थैंक यू स्लाइड, क्योंकि कब ये आया और कब हमारा लेक्चर वो खत्म। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो। मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं और मैं आपके लिए साइंस के ज्यादा से ज्यादा लेक्चर लेकर आ सकूं, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हम चलते हैं, हम लेते हैं आपसे अलविदा आज के लिए। और ये जितने भी लेक्चर हुए, तीनों लेक्चर, मैं इनको कंपाइल करके एक वीडियो और डाल दूंगा ताकि तुम्हारे लिए थोड़ी और बेनिफिशियल रहे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे यूथ अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। तो बच्चों बाय।